गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम हिंदी सेकंड पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की। उस सेकंड हिंदी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बेटा आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, 2 तारीख से, यानी कि एक तरीके से कल से ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने जो हिंदी का जो आपको सिलेबस दिया है, आई होप आप तक पहुंच गया होगा। फिर भी मैं आपको बरबरी तौर से एक बार दोबारा बता देती हूँ कि मैंने हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड दोनों में से 2 लेसन दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड हिंदी फर्स्ट, चैप्टर 1 और चैप्टर सेकंड हिंदी सेकंड, दोनों में 2 लेसन आएंगे आपके, जिसमें अपने हिंदी फर्स्ट हैं। हिंदी फर्स्ट में दोनों चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। हिंदी सेकंड के अंदर भी चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम का लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार, अर्थात इसका हम रिवीजन आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। वर्ण विचार। वर्ण विचार पढ़ने से पहले अपन को जानना ज़रूरी है वर्ण होते क्या हैं। बेटा वर्ण होते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, क, ख, तो ये क्या है? इनके हम और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं ना बेटा। तो वर्ण ये क्या है? वर्ण है, यानी कि वर्ण उसे कहते हैं जिसके टुकड़े और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हो, उसे हम वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। ओके बेटा। अब बेटा वर्णों के बारे में हम और जानकारी थोड़ी सी बाद में लेंगे। उसके पहले आपको एक बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 13 पे। इसके अंदर आपके दो या तीन चिन्हों के बारे में बताया गया है। तो पहले मैं थोड़ा सा इन चिन्हों के बारे में आपको बता देती हूँ, फिर हम वर्णों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। तो बेटा इसके अंदर अपन जानते हैं स्वर जो होते हैं वह कितने होते हैं? 11 होते हैं, सब जानते हैं अपन। ए आ ई उ औ ए आई, ये वाले इनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और ये टोटल कितने होते हैं बेटा? 11। कितने होते हैं स्वर? स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। क्लियर। अब बेटा आपने कई बार देखा होगा, मैं आपकी नोटबुक में एक नोट डालती हूँ, अनुस्वार की गलती ना करे या अनुनासिक की गलती ना करे, तो आपको समझ में आता है मैं कौन से चिन्ह की बात कर रही हूँ? बेटा मैं बात कर रही हूँ आपके अनुस्वार का चिन्ह होता है ये वाला, और अनुनासिक का चिन्ह होता है ये वाला, जिसको हम चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 चिन्ह जो होते हैं वह हमारे जब भी कोई हम शब्द लिखते हैं या कोई भी वाक्य लिखते हैं, उस वाक्यों में अनायास कहीं ना कहीं ये दोनों चिन्ह आते हैं। तो इन दोनों चिन्हों के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है कि अनुस्वार वाला ये वाला जो चिन्ह है डॉट वाला, इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं बेटा इस वाले चिन्ह को? अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा हो गया हमारे? ये वाला। क्लियर। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह है वह कौन सा हो गया? ये वाला, जिसको हम चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। एक चिन्ह और आता है विसर्ग। विसर्ग जानते हैं किसे कहते हैं? विसर्ग होता है 2 छोटे छोटे जो डॉट बने हुए रहते हैं, इनको कहते हैं अपन विसर्ग, है ना। तो ये अधिकतर कहाँ पर लगाया जाता है? जैसे मैंने बोला अतः, पुनः, है ना। तो इन शब्दों के पीछे जो चिन्ह लगे होते हैं ना 2 डॉट इस तरह से, तो वह उसको क्या कहते हैं हम? विसर्ग चिन्ह। क्लियर। तीनों चिन्ह समझ में आ गए? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों ही जो चिन्ह है वह अनायास ही हम जब भी कोई वाक्य लिखते हैं किसी न किसी रूप में इन तीनों चिन्हों में से कोई ना चिन्ह हमारे आपके वाक्य में आता है। तो इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कहाँ पर आपके अनुस्वार का चिन्ह लगेगा, कहाँ अनुनासिक का चिन्ह लगेगा और कहाँ पर विसर्ग का चिन्ह लगेगा। अब उसके बाद में आपके एक और आता है आपके नुक्ता चिन्ह। कौन सा चिन्ह? नुक्ता। ये आपके एक चिन्ह है नुक्ता चिन्ह। ये अधिकतर क्या होता है? डॉट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। आपने कई शब्द देखे होंगे जिनके नीचे हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, नीचे की तरफ लगता है। ये कहाँ लगता है? ये वाला चिन्ह तो कहाँ लगता है? अनुस्वार वाला तो शब्द के ऊपर लगता है, और ये जो चिन्ह होता है वह शब्द के नीचे की तरफ लगता है। क्लियर। इसको हम आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आगत ध्वनियाँ भी हम इसको कहते हैं। अब चलिए
दूसरा एक और देखते हैं हम। आप इसका पेज पलटिए। पेज पलटने के बाद में आपको दे रखे हैं व्यंजन। व्यंजन जानते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं बेटा? क ख ग घ ङ, यानी कि आपके ये क वर्ण हो गया, ख वर्ण हो गया, सॉरी च वर्ण हो गया, आपके ट वर्ण हो गया, इसमें क ख ग घ ण च छ ज झ ण, है ना, ट ठ ड ढ ण, ये सारे क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। और ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33, अर्थात 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और स्वर कितने होते हैं? 11। ओके बेटा, चलते हैं आगे। अब अपन चलते हैं स्वरों के भेद के बारे में। बेटा स्वरों के भेद के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्या है? वर्ण के भेद है ये। स्वर और व्यंजन यानी कि वर्ण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर? पहला कौन सा है? स्वर, और दूसरा कौन सा है? व्यंजन। फिर स्वर जो हैं, अब स्वर के बारे में यहाँ पे डिटेल से दे रखा है कि स्वर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। बेटा ये जो स्वर होता है, ये स्वर जो होता है बहुत कम समय के अंदर बोला जाता है, अर्थात इसको बोलने में के लिए सिर्फ एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। उसे कौन सा स्वर कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर। अर्थात और ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, ई, ऊ और री, ये 4 होते हैं। क्लियर? दूसरा आता है आपके दीर्घ स्वर। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कि ह्रस्व स्वर से जिसमें दुगना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। अर्थात जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। और ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये इसके 7 क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर के आपकी संख्या होती है इसकी। उसके बाद में आता है अपने प्रलुप्त स्वर। कौन सा स्वर? प्रलुप्त स्वर। प्रलुप्त स्वर क्या होता है? प्रलुप्त स्वर होता है जिसके अंदर की आपके दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अर्थात इसके अंदर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिसके अंदर हम बोलने में लगाते हैं जिन वर्णों को, वह प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला ओ, तो इसमें काफ़ी समय लगा ना हमें। दीर्घ स्वर में तो क्या है? अपने ई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमारे। लेकिन मैंने बोला ओम, तो ओम के अंदर क्या लगा? ज़्यादा समय लगा ना। तो ऐसे जो स्वर होते हैं वह कौन सी श्रेणी में आएंगे बेटा? वह आएंगे प्रलुप्त स्वर की श्रेणी में। क्लियर? समझ में आ गया? स्वरों के प्रकार 3 प्रकार के स्वर होते हैं, दीर्घ आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। क्लियर? अब आपको मात्राओं के बारे में सबको जानकारी है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट क्लास के वीडियो देख लेना, जिसमें मात्राओं के बारे में बहुत डिटेल से दे रखा है ना। मैंने बहुत डिटेल से करवा रखा है कौन सी मात्रा कहाँ पर लगती है और किस तरह की होती है। क्लियर? चलिए, उसके बाद में मैंने ये तीनों आपके बता ही दिए, स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिए मैंने, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में। उसके बाद में चलते हैं अपन व्यंजन की तरफ। ठीक है? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जिन यानी कि इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है, अर्थात कुछ समय के लिए जो हवा है, अर्थात जब हम बोलते हैं तो कुछ समय वो हवा जो हमारे मुंह में रहती है और फिर वो बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन कहते हैं। और मूल रूप से मैंने आपको बताया ये 33 होते हैं, लेकिन आपके इसके अंदर और भी कुछ शब्द को मिला के ड और ढ दोनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन जो है, इनको मिलाकर पूर्ण रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 तो है ही, इसको मिला के और फिर इसके अंदर इनकी संख्या 39 हो जाती है। क्लियर? अब स्वर जो होते हैं उसके वे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और सॉरी व्यंजन जो होते हैं वह भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्वर भी 3 प्रकार के हमने पढ़े। अपन जो व्यंजन है, व्यंजन भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आप देखिए क्या है ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है?
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, यानी कि जिस समय हम शब्द वर्ण बोलते हैं उस समय जो हमारी जीभ है वह जीभ मुंह के अन्य स्थानों को स्पर्श करती है। ऐसे जो व्यंजन होते हैं वह स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और ये कहाँ से होते हैं? क से लेके मैं तक। आप देखो, आप बोलकर देखिए, क ख, अलग अलग, यानी कि जीभ बाहर नहीं निकलेगी, अंदर अंदर आपके मुंह के जो भाग हैं उन भागों को स्पर्श करेगी। ये और ये कितने होते हैं? 25। कैसे लेके मैं तक हम काउंट कर लेना, 25 आ जाएंगे। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहा जाता है। अपन ने पढ़ा था ना, कै वर्ण, चै वर्ण, टै वर्ण, तै वर्ण, ये वाले वर्ण, ठीक है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इसके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, अर्थात उसके अंदर तो स्पर्श करती है और इसके अंदर स्पर्श मुंह के जो जीभ है मुंह के पूर्ण रूप से किसी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, उसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। जैसे ये कितने होते हैं? य, र, ल और व, यानी कि पूर्ण रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं। आगे चलते हैं उष्ण व्यंजन। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, उष्ण उष्णमन्य यानी कि ऊष्मा, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी पैदा हो जाती है, गर्मी सी यानी कि ऊष्मा सी पैदा जिसमें होती है वह उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श बोलकर देखिए आप, थोड़ी सी ऊष्मा बाहर निकलती ना, थोड़ी गर्म हवा बाहर निकलती है। आपके श, स, है, तो ये सारे जो व्यंजन होते हैं वह व्यंजन कौन सी श्रेणी में आएगी? हमारे उष्ण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, यानी कि 4 व्यंजन होते हैं ये इस तरह के। उसके बाद में है अपने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? बेटा संयुक्त व्यंजन कहते हैं एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है, संयुक्त यानी कि जोड़कर बनने वाला, संयुक्त यानी जोड़ना। तो ये जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या भी कितनी बताई गई है? इनकी संख्या भी 4 बताई गई है। जैसे आपके श जो है, श को जोड़ने के लिए हम क और प्लस श से षटकोण वाला, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो त्र बन जाता है। इस तरह से ये आपके पूर्ण रूप से ये सारा आपको दे रखा है। ओके, चलिए पेज पलटिए। उसके बाद में आपके आते हैं द्वंद्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है तब उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जब स्वर रहित यानी कि जब इसमें रहित का मतलब जिसमें नहीं होता है। उसके बाद में दे रहा है आपको दे रहा है संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग अलग स्वर सहित व्यंजन से होता है तब वह संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। जैसे नृत्य हो गया, भक्त हो गया, स्थान हो गया, आदि। अब बेटा एक महत्वपूर्ण चीज है र का प्रयोग। अब र जो है ना, उस र वर्ण का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है वाक्यों के अंदर, शब्दों में जब भी हम लिखते हैं तो। और इसकी जो मात्रा होती है वह कई प्रकार की होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ देखने वाली बात है कि र व्यंजन का प्रयोग उसके मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने पर मात्रा के रूप में किया जाता है। अर्थात र अपने मूल रूप में जैसे राजा, रश्मि, रीति आदि यानी कई रूप होते हैं, कई मात्राएं, र की कई मात्राएं लगती है। जैसे पहली मात्रा जो है आपकी ये वाली मात्रा है र वाली, एक मात्रा कौन सी होती है र की? जिसमें हम ऊपर की तरफ लगाते हैं ना, इस तरह की ये वाली मात्रा देखिए ना, ये र की मात्रा है। ओके, जब र स्वर रहित होता है तब वह रेफ कहलाता है और तथा अपने से अलग वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे र प्लस मैं, तो इस तरह से वो शब्द आपके बन जाएगा म। ठीक है, इस तरह की मात्रा रखिए। जैसे धर्म पे लगाएंगे हम, वर्तनी पे लगाएंगे, कर्म पे लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ों पे इसमें लगाया जाता है। दूसरा है अपने उसके बाद में र अपने पहले तो मूल रूप में हो गया, यानी कि जहाँ पर मूल रूप आते जैसे राम, रश्मि, जो भी शब्द है उसमें लगता है। दूसरा आपके अपन को बताया ये वाली इस वाले रूप में लगता है। तीसरा आता है अपने इस तरह से, देखा है ना, कई बार अपन कोई शब्द लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा व्रत, तो व्रत में ऐसे लगाते हैं ना,
ये वाली भी मात्रा क्या है, अपने रै की चिन्ह है या रै की मात्रा हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद में एक होता है इस तरह का, देखा है ना आपने, जैसे मैंने बोला ट्रक के नीचे ये वाली मात्रा लगती है, ये वाला चिन्ह लगता है ना, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से आपके एक जगह और किया जाता है, श के साथ रै जुड़ने पर श्रय हो जाता है तथा स के साथ रै का संयोग होने पर स्र बन जाता है। जैसे मिश्री, सहस्त्र, इस तरह से यानी कि 5 रूपों में हम इसका रै का प्रयोग करते हैं। ओके बेटा, चलते हैं आगे वर्ण विच्छेद की तरफ। वर्ण विच्छेद आपको सबको आता है कि आपको संधि विच्छेद जिसे हम कहते हैं ना, उसी से संबंधित उसका छोटा रूप है ये, जिसे कहा जाता है वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के उदाहरण दिए गए हैं। संधि विच्छेद में तो क्या होता है, हम अलग अलग शब्दों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर प्लस लगा के वो शब्द बनाते हैं। यहाँ पर है वर्णों को क्या करते हैं, जैसे कोई शब्द है उन शब्दों के वर्णों को आपको अलग अलग करना है। जैसे मैंने कोई एक शब्द लेते हैं और उस शब्द के अपन वर्ण विभाजित करते हैं। जैसे पहला शब्द मैंने आपके लिया परम। अब परम का मैंने कहा कि इसका वर्ण विच्छेद करो, तो क्या लिखेंगे, प का क्या होगा, प प्लस प, कौन सा स्वर आ रहा है, ए का स्वर आ रहा है, तो आप लिखेंगे ए प्लस, फिर आते हैं रै की तरफ, र प्लस किसकी मात्रा आ रही है, र, ए की मात्रा आती है, ए लिखेंगे। उसी तरह से फिर है पै, परम, मैं, तो मैं प्लस किसकी मात्रा आ रही है, ए की। तो ये पूरे वर्ण मिलकर क्या बन गए, हमारा कौन सा शब्द बन गया, हमारा बन गया परम शब्द। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद होते हैं। तो ये तो आपको पहले भी आपको 3rd 4th में ना करवाए थे ना। आगे चलते हैं, उच्चारण किसे कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना ही क्या कहलाता है, उच्चारण कहलाता है। अर्थात मुख से कोई वाक्य बोलते हैं, कोई वर्ण बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। हम भाषा को तभी शुद्ध रूप से लिख सकते हैं जब हमें उसका शुद्ध उच्चारण करना आता हो या हम उसका सही उच्चारण करते हो। अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। अब बेटा जो अशुद्धियाँ हैं वर्णों के अंदर, वो अनेकों प्रकार की अशुद्धियाँ हमारे वर्णों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे ए और आ से संबंधित, इसके अंदर सारी आपकी जो स्वर से संबंधित और व्यंजन से संबंधित जो अशुद्धिकरण है वो पूरे आपको दे रखे हैं कि व्यंजन से संबंधित हम क्या अशुद्धिकरण करते हैं, स्वर से संबंधित हम क्या अशुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, यह आप लोग बुक में से देख के कर लेना। चलिए, लेसन इज कंप्लीट। थोड़े से क्वेश्चन आंसर वैसे मेरे हिसाब से आपको आते होंगे, थोड़े बहुत मैं करवा देती हूँ, थोड़े बहुत आपको अपने आप करने हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा काम अपन को करना है। तो पहले अपन थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। व्यंजनों के स्वरों में किसकी आवश्यकता होती है, हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्रलुप्त। फिर है ए और री, ई और उ में ह्रस्व स्वर है। वर्णों को मुख से बोलना क्या कहलाते हैं, उच्चारण कहलाता है। रै के 3 रूप मूल रूप, स्वर रहित तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करना होता है। बाकी देखिए, बाकी मात्राएं दे रखी है, मात्राओं से आपको मैंने अभी बताया वो शब्द आपको अपने आप बनाने हैं सेकंड में। तीसरा है सही कथनों के आगे राइट और गलत का निशान लगाना है। अनुस्वार का उच्चारण नाक या गले से होता है, रॉन्ग। अनुस्वार का उच्चारण नहीं होता है नाक और गले से। स्पर्श व्यंजन 26 होते हैं, रॉन्ग। 25 होते हैं। री का उच्चारण री की तरह किया जाता है, राइट। ध्वनि के खंड नहीं किए जा सकते, बिल्कुल। वर्ण और ध्वनि एक ही चीज़ है ना, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, रॉन्ग। किसके में चल लगता है सबसे ज़्यादा, प्रलुप्त में लगता है ना। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यस, राइट। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे हैं। वर्ण विच्छेद है, वो अभी मैंने आपको बताया वर्ण विच्छेद, इसका एग्जाम्पल, वो आप वर्ण विच्छेद आप अपने खुद की मर्जी से करेंगे किस तरह से आपको इसके वर्ण विच्छेद करने हैं। ओके बेटा। उसके बाद में है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिख लेंगे। ज्ञान, ज्ञान का क्या हो जाएगा, ज्ञान। धुआं का धुआं, संबंध का संबंध। कवयित्री लिखा हुआ है, कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके शब्दों के सही भली प्रकार से इनको शुद्ध करके आप लिख लेंगे।
ओके बेटा, लेसन इज़ कंप्लीट। आप कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से स्कूल में आके कंसल्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।